दीवानगी, बस तुम मेरी जिंदगी हो। देवराज सिंघानिया जयपुर का एक जाना माना बिजनेसमैन है। जयपुर का सबसे अमीर पर एक उसूल पसंद रोबिला और अपनी ही शर्तों पर जीने वाला इंसान है। एक बार जो कह देता है वो पत्थर की लकीर होता है, और जो काम वो हाथ में लेता वो कामयाबी की गारंटी होता। क्योंकि हारना देवराज सिंघानिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। देश की नंबर वन इंडस्ट्रीज का मालिक, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, आज सुबह के 5 बजे ही जोरों की बारिश भी हो रही थी। मार्च का महीना था। 9 बजे उठने वाले देवराज सिंघानिया आज सुबह 5 बजे उठ गए थे और अपनी वाइफ अनीता जी को भी उठा दिया। उठाते भी क्यों ना, आज उनके दोस्त की इकलौती बेटी की शादी जो थी, और 9 बजे की तो उनकी फ्लाइट भी थी। बट उससे पहले देवराज सिंघानिया को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी अटेंड करनी थी, जिसके लिए वो पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहे थे। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर देवराज सिंघानिया अपने ऑफिस के लिए निकल गए और अनीता को 8 बजे तक तैयार रहने को बोल दिया। अब अनीता जी जल्दी जल्दी सर्वेंट से अपने सामान की पैकिंग करा रही थी। उधर अनीता जी ने अपने दोनों बेटे हर्ष और अमन को भी जल्दी जल्दी तैयार होने को बोल दिया था। अब 7:40 हो चुके थे, बट अभी तक अनीता तो तैयार हुई ही नहीं थी। वो तो अभी तक सामान पैकिंग में ही लगी हुई थी सर्वेंट के साथ। बस सामान पैक हुआ ही था और अनीता जी तैयार हो ही रही थी कि इतने में ही एक सर्वेंट अंदर आया और बोला, मैम, सर सामान गाड़ी में रखने को बोल रहे हैं। और जल्दी से अनीता जी तैयार हुई। बस 8 बज चुके थे। सभी सभी फ्लाइट के लिए निकल चुके थे। आज देवराज सिंघानिया की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उधर वो शादी वाले घर पहुंचे तो देखा सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि पर एंड टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए केस की डिमांड कर दी। उन्होंने फोन किया था कि अगर अजय वीर जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब जयवीर तो एक कांस्टेबल की एक छोटी सी नौकरी थी। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान सब आना शुरू हो चुके थे। यह सब सोच के वो बहुत ही परेशान हो गए थे। उनके सीने में दर्द होने लगा। देवराज सिंघानिया ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। उधर सुनैना का भी रो रो कर हालत खराब थी। अनीता जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। अब अनीता जी सभी से मिलकर बाहर आई तो देखा हर्ष अपने डैड के पास बहुत ही गुस्से में बोल रहा था, पर डैड, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूं? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूँ, ना मैं उससे ज्यादा मिला हूँ। ऐसे कैसे आप फैसला कैसे कर सकते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करूं? बेटा, तुम देख रहे हो ना स्नेहा की फैमिली की हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। इतने में अनीता जी पास आती है तो हर्ष बोलता है, मॉम, आप तो डैड को समझाइए ना, मैं ये सब नहीं कर सकता। हर्ष, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। स्नेहा बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माँ, मैं ही क्यों यह सब बाहर लूं? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं। अमन भी तो है। आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए ना। वो दोनों तो बचपन के दोस्त भी हैं। इतने में मिस्टर देवराज सिंघानिया गुस्से में बोले, नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उसे बोलता तो वह मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तुम्हें एक बार तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? ठीक है डैड, चलिए, पर केवल शादी। इसके अलावा मुझसे और कुछ भी उम्मीद मत करिएगा। अनीता जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी। वो भी स्नेहा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। देवराज सिंघानिया से अपने दोस्त की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। उधर स्नेहा की हालत देखकर अनीता जी को भी रोना आ रहा था। तो देवराज और अनीता जी ने फैसला लिया कि स्नेहा की शादी हर्ष से करवाने का। देवराज सिंघानिया भी शुरू से ही मन ही मन सुनैना को अपनी बहू की छवि देखते थे, पर हर्ष के संभाव के कारण कुछ नहीं कह सकते थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने हर्ष को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर लिया। देवराज सिंघानिया ने जयवीर जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए
और वो बहुत ही खुश हुए। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी तो आज तुमने फिर से दोहरा दी मेरे दोस्त। तो देवराज सिंघानिया ने उनको गले लगा लिया। अनीता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही सुनैना को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। उधर जब सुनैना से पूछा गया तो उसने भी सहमति में सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्में शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा क्योंकि जयवीर जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। सुनैना का रो रो कर हालत खराब होने लगा तो अनीता जी और अम्मा ने किसी तरह से उसे चुप कराया। घर आकर जयवीर जी की अंतिम संस्कार प्रक्रिया शुरू की गई। इन सब में अमन पूरी तरह से सुनैना का साथ दिया। हर्ष को तो जैसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद देवराज सिंघानिया अपनी पत्नी, दोनों बेटों और अपनी बहू सुनैना को लेकर वापस जयपुर लौट आए। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे तो अनीता जी ने हर्ष और सुनैना को दरवाजे पर ही रोककर खुद अंदर चली गई। उन्होंने अमन को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट को पहले ही फोन करके सारी तैयारियां करके रखने को बोल दिया था। जब वे बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। अमन पीछे से आलता भरा हुआ थाल लेकर आया। हर्ष, ये सब क्या है मॉम? मैंने पहले ही इन सब के लिए मना किया था ना? अनीता जी ने कहा। नई बहू ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? हर्ष ने कहा, ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। अनीता जी दोनों की आरती उतारी और स्नेहा से कहा, बेटा, दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर आओ। स्नेहा धीरे से कलश गिराते हुए आलते वाले थाल में पैर रखा, फिर धीरे से आलता लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गए। अनीता जी दोनों को पूजा घर में ले गए। भगवान को प्रणाम कर स्नेहा अनीता जी और देवराज जी को भी प्रणाम किया। हर्ष अपने रूम में चला गया। देवराज सिंघानिया स्नेहा के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आज से ये तुम्हारा ही घर है। तुम इसकी तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर यहाँ रहोगी। अनीता जी ने कहा, हाँ, मेरी प्यारी बेटी। अमन ने कहा, और मॉम, मैं और भैया? अनीता जी उसके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी? अमन ने कहा, स्नेहा, मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अनीता अमन का कान पकड़ते हुए बोली, वो तुम्हारी भाभी है, भाभी बोलो। अमन ने कहा, माँ, कान छोड़ो, दर्द हो रहा है। स्नेहा उम्र में मुझसे छोटी है और मेरी दोस्त भी है। मैं तो स्नेहा ही बोलूंगा। क्यों स्नेहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? स्नेहा ने कहा, माँ बोलने दीजिए ना स्नेहा, हमें भी अच्छा लगेगा। देवराज सिंघानिया और अनीता जी स्नेहा को हर्ष के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी, सफर में थक गई होगी मेरी बच्ची। उसी समय हर्ष भी ऊपर आ गया। उसने स्नेहा को उसके कमरे में ले जाने वाले डेढ़ की बात सुन ली। उसने गुस्से से अनीता जी की ओर देखकर बोला, मेरे रूम में क्यों? अनीता जी ने कहा, बेटा, वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे रूम में ही रहेगी ना? हर्ष ने कहा, मॉम प्लीज, मैं आप लोगों को पहले ही भी कह चुका हूँ, इस शादी को मैं नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, ये लड़की मेरी नजर के सामने नहीं आनी चाहिए। देवराज सिंघानिया गुस्से से चिल्लाए, आप माने या ना माने, स्नेहा आपकी पत्नी है। हर्ष गुस्से में बाहर निकल गया। अनीता जी रोने लगी। स्नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकार किया था, फिर भी अपने मन को कड़ा करके वह देवराज सिंघानिया और अनीता जी के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। माँ, बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है, उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वो मुझे जानने तक नहीं है फिर वो मुझे जानते तक नहीं है। हो सकता है कि शादी को लेकर उनका कोई अलग नजरिया हो, और अगर वे इस शादी को नहीं मानते तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी अभी मुझसे कहा था ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी माँ बाबा के बाद आप लोगों के अलावा और कोई मेरा अपना है तो नहीं जहाँ मैं जाकर रह सकूं। अनीता जी उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमने केवल कहा ही नहीं बल्कि दिल से भी तुम्हें अपनी बेटी माना है। अमन भी वहीं आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम भैया की चिंता मत करो, वो अभी तुमको जानते नहीं है ना।
जब वो तुम्हें पहचानेंगे, जानेंगे, तो अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करेंगे। वो केवल ऊपर से रूढ़ है, अंदर से उनका दिल बहुत ही कोमल है। देवराज जी देवराज जी ने कहा, हाँ बेटा, वो अभी गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल गया है। तुम उदास मत हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। स्नेहा ने कहा, माँ, जब तक वो हमें अपने मन से अपना नहीं लेते, तब तक मैं भी दूसरे कमरे में ही रहना चाहूंगी। अमर ने कहा, माँ, स्नेहा आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊंगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम स्नेहा के लिए रेडी करवा दीजिएगा। अनीता जी ने कहा, ठीक है बेटा। स्नेहा स्नेहा को कमरे में ले जाओ। स्नेहा कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने तो वह हिम्मत कर ली, पर पता नहीं आगे क्या होगा। क्या हर्ष उसे अपनाएगा? कमरे में उदास बैठे हुए स्नेहा अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। वह अपने डेढ़ जयवीर जी के साथ जयपुर में अपने छोटे से घर में खुशी से रह रही थी। जयवीर जी एक कांस्टेबल थे। स्नेहा की माँ जब स्नेहा 5 साल की थी, तभी एक कार एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई थी। तब से आज तक जयवीर जी ने ही स्नेहा को माता पिता दोनों का प्यार दिया था। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। स्नेहा एक बहुत ही चुलबुली लड़की थी और पढ़ाई में भी काफी तेज थी। हमेशा स्कूल में टॉप करती और बहुत ही सुंदर थी। उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। जो भी उसे एक बार देखता, बस देखता ही रह जाता। रंग इतना गोरा मानो दूध में सिंदूर घोल दिया गया हो। दुबला पतला झरहरी काया, कमर तक लंबे बाल, आवाज मानो कोयल की तरह मीठी। घर के कामों में भी काफी निपुण थी। अभी स्नेहा का ग्रेजुएशन का पहला ही साल चल रहा था। सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म करके वह कॉलेज जाती। वहां से लौटकर शाम में वह कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वैसे तो उसके डैड इसके लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी वह सोचती कि खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम कर लिया जाए। उसके तर्कों का आगे उसके डैड भी हार जाते और हंस कर कह देते थे, तुम तो मेरी रानी बिटिया हो, जो तेरा मन में आए वो तू कर। एक दिन स्नेहा को उसके डैड बहुत ज्यादा खुश नजर आए। स्नेहा ने कहा, क्या बात है डैड, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जयवीर जी ने कहा, अरे आ गई बेटा, बैठ, तुझे कुछ बताना है। स्नेहा उनके पास बैठ गई। बोलो डैड, क्या बात है? जयवीर जी ने कहा, बेटा, मेरे साथ ड्यूटी करने वाले मिस्टर वसंत जी है ना, तुम उनसे मिली हो ना? स्नेहा ने कहा, हाँ डैड। जयवीर जी ने कहा, उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। एक ही बेटा है और वो सब इंस्पेक्टर है। स्नेहा ने कहा, पर डैड, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। जयवीर जी ने कहा, बेटा, उनको तुम्हारी पढ़ाई से कोई एतराज नहीं है। स्नेहा ने कहा, डैड। जयवीर जी ने कहा, बेटा, मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। अपनी जिंदगी में ही तुझे दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। मैंने पता किया है, लड़का अच्छा है, फिर रिश्ता सामने से चल कर आया है बेटा। और सबसे बड़ी बात बेटा, उन लोगों को दहेज भी नहीं चाहिए। बेटा, तू तो जानती है ना, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। स्नेहा ने कहा, डेड, आप ऐसा क्यों बोलती हो? मैं दहेज लेने वालों से शादी भी नहीं करने वाली। जयवीर जी की आंखों में पानी भर आया। यह देखकर स्नेहा उनके आंसू पहुंचते हुए बोली, ठीक है डेड, मैं तैयार हूँ। जयवीर जी उसे अपने गले से लगाते हुए प्यार से उसके सर को सहला दिया। मेरी रानी बिटिया, हमेशा खुश रहो। स्नेहा शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। हर लड़की की तरह शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने थे। बचपन में माँ उसे कहा करती थी कि एक दिन घोड़े पर सवार होकर उसका राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वो आंखें बंद करके उस पल को सोचने लगी जब उसका राजकुमार उसे लेने आएगा। वो उठकर अपने अलमारी से एक डायरी निकाली। उस डायरी के कवर पेज पर राधा कृष्ण जी की सुंदर सी तस्वीर थी। वैसे तो उसे डायरी लिखने का कोई शौक नहीं था, पर जब उसने वह तस्वीर देखी तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई थी। उसने डायरी खोला और उसके पेज पर सुंदर अक्षरों में लिखा, मेरी शादी। उसने तय किया कि अपनी शादी से रिलेटेड यादगारों को वह इसमें लिखेगी। जयवीर जी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उनके घर में कोई औरत नहीं थी, तो उन्होंने अपने गांव से अपनी एक दूर की बहन को बुलवा लिया था। आज शादी का दिन था। जयवीर जी ने जयपुर में रहने वाले अपने दोस्त देवराज सिंघानिया को भी सह परिवार बुलाया था।
देवराज सिंघानिया और जयवीर जी बचपन के मित्र थे। बड़े होने पर देवराज सिंघानिया जयपुर जाकर अपना बिजनेस शुरू किए और फिर वहीं बस गए। जयवीर जी यही जयपुर में ही रहकर देवराज सिंघानिया जी की पत्नी अनीता जी सुलझे विचारों वाली औरत थी। उनके दो बेटे थे, हर्ष और अमन। वे लोग भी आज आने वाले थे। सेना बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के बाद उसे अनीता जी से ही माँ का प्यार मिला था। वे लोग हर साल कुछ समय के लिए जयपुर आते थे, छुट्टियां बिताने के लिए। हर बार उनके साथ अमन आता था। हम उम्र होने के कारण स्नेहा और अमन में खूब पड़ता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दूर रहकर भी उनकी दोस्ती मजबूत थी। स्नेहा हर्ष से कभी नहीं मिली थी, क्योंकि वह ना के बराबर ही मुंबई आता था। स्नेहा दुल्हन बनकर तैयार थी। अमन बार बार जाकर उसे चिढ़ा कर चला जाता। जयवीर जी तो अपनी बेटी को दुल्हन बना दे काफी खुश थे। अनीता जी और देवराज सिंघानिया भी स्नेहा की बलियां ले रहे थे। बाहर मेहमान सब आ चुके थे। सब बारात के इंतजार में थे। तभी जयवीर जी को लड़के वालों का फोन आया। फोन पर कुछ देर बात हुई, फिर जयवीर जी की तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में दर्द होने लगा। स्नेहा ने जब अपने डेड को इस हालत में देखा तो वह भी रोने लगी। अनीता जी उनको चुप करा ही रही थी। फिर वो बाहर चली गई। कुछ देर के बाद अनीता जी और देवराज जी ने जयवीर जी से कुछ बात की। फिर उनसे उनकी मर्जी पूछी गई। डेड के हालत को देखकर उसने भी चुपचाप सर झुका लिया। फिर उनके मांग में हर्ष के नाम की सिंदूर लगे। ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग। डेढ़ की भी तबीयत संभल न सकी और वे भी उसे छोड़कर माँ के पास चले गए। स्नेहा भी रोते बिलखते अनीता जी के साथ जयपुर आ गए। देवराज सिंघानिया उसे संभाल रहे थे। अनीता जी ने तो उसे एक मिनट के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। और अमन, उसने तो पूरे समय एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया, उसका साया बनकर। पर हर्ष, जिससे उसकी शादी हुई थी, उसने तो अभी तक एक नजर भी नहीं देखा उसे। देखा था पूरे समय लगा मानो वह उन लोगों के बीच है ही नहीं। और अभी नीचे उन्होंने क्या कहा कि वो इस शादी को नहीं मानते। मैं उनके सामने ही ना हूं, क्यों? डैड, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी क्या गलती थी? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे हल्दी भी लगी मेरे हाथों में, मेहंदी भी सजी, मेरी मांग भी भरी गई, गले में मंगलसूत्र भी पहनाया गया, फिर भी मेरी शादी अधूरी रह गई। क्यों डैड? और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़ी अनीता जी भी यह सब सुनकर रोने लगी। वो दौड़कर देवराज सिंघानिया जी के पास गई और उनको सारी बातें बताई और रोने लगी। कहीं हम लोगों ने स्नेहा की शादी हर्ष से करवाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं अनीता जी, हमने कहीं कोई गलती नहीं की। हर्ष गलती कर है स्नेहा का साथ ना देकर। हम लोग स्नेहा को जानते हैं। उससे अच्छी लड़की हर्ष को कहीं नहीं मिल सकती। आप अपने आप को संभालिए और स्नेहा के पास जाइए। उसे अभी उसकी उसे अभी आपकी जरूरत है, अपनी माँ की। स्नेहा ने उसे समझाया। अमन ने कहा, हाँ, मॉम डैड सही बोल रहे हैं और आप चिंता मत करिए। भाई स्नेहा को जरूर अपनाएंगे। स्नेहा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी तो उसे आपकी जरूरत है। भाई से हम लोग कल बात कर लेंगे। सब जानते थे कि अमन स्नेहा को कितना मानता था। स्नेहा वहीं नीचे बैठे बैठे सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुका था। फ्रेश होकर वह बाथरूम से निकली तो उसकी नजर सामने आईने पर पड़ी। मांग में सिंदूर देखकर उसे रात की सारी बात याद आ गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा। उसने नीचे आकर देखा, हॉल में सब उदास बैठे थे। उन सबको इस तरह उदास देखकर उसका मन भर आया। अमन की नजर उस पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और उसे लाकर माँ के पास बैठा दिया। उसने चारों ओर देखा। उसे हर्ष कहीं नहीं दिखा। उसे ध्यान आया कि रात वह गुस्से से बाहर निकल गया था। उसने अनीता जी की ओर देखा तो वह समझ गई कि स्नेहा किसे ढूंढ रही है। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो रात में ही वापस आ गया था, अभी अपने कमरे में है। स्नेहा को चैन आया। तभी सीढ़ियों से हर्ष उतरता हुआ नजर आया। क्षण भर के लिए स्नेहा की नजर उस पर ठहर गई। इतने दिनों के बाद वह पहली बार उसे गौर से देखी थी, बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा। हर्ष का
अट्रैक्टिव लुक स्नेहा के दिल में बस गया। वो उसमें खोई हुई सी थी। उसे अनीता जी की आवाज सुनाई दी, ये क्या हर्ष, तुम कहीं जा रहे हो? हर्ष ने कहा, हाँ मॉम, मैं वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। देवराज जी ने कहा, पर तुम तो अगले हफ्ते जाने वाले थे ना? हर्ष ने कहा, हाँ पर मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। अनीता जी ने कहा, पर बेटा, अभी तो तुम दोनों के कई रस्में बची हुई है। हर्ष गुस्से में, मॉम, मैं रात में ही बोल दिया था कि मैं इस शादी को नहीं मानता। और हाँ, जब मैं वापस आऊं तो मेरा कमरा वैसा का वैसा रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मॉम डैड उस लड़की को मेरे कमरे में ना रहने को भेज दे। वह बचपन से ही थोड़ा जिद्दी थी और गुस्से वाले नेचर का था। अपना सामान और कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तभी तो ऑस्ट्रेलिया में भी यूनिवर्सिटी हेड से बात करके देवराज सिंघानिया ने हॉस्टल में उसके लिए अलग कमरा दिलवाया था। उसमें उसका कोई रूममेट नहीं था। अनीता जी ने कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा, स्नेहा तुम्हारी पत्नी है और रहेगी। हर्ष ने कहा, मॉम डैड, आप लोग कुछ भी कह ले, मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। देवराज सिंघानिया गुस्साते हुए बोले, देखता हूँ तुम कैसे इस शादी को नहीं मानते। हर्ष ने कहा, अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही स्नेहा को तो जैसे होश ही उड़ गए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन लोगों के तकलीफ का कारण नहीं बन सकती। मुश्किल वक्त में इन लोगों ने हमारा साथ दिया, डैड की इज्जत डूबने से बचाया। मेरी वजह से इनका बेटा इन सब से दूर नहीं हो सकता। नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर अगर ये सही है कि सिंदूर में ताकत होती है और शादी का सुख हमारे तकदीर में है, तो वो हमें जरूर मिलेगा। हम इंतजार करेंगे। ऐसा सोचकर सुनैना अनीता जी से बोले, माँ, हम कुछ कहना चाहते हैं। अनीता जी ने कहा, हाँ बोलो बेटा। सब उसकी ओर देखने लगे। हर्ष अभी भी उनका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि स्नेहा सर पर आंचल रख माँ की ओर घिरी हुई थी। स्नेहा ने कहा, आप लोगों ने हमारे लिए जो फैसला लिया हमने माना, पर अगर अब हर्ष जी कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उसे मान लेना चाहिए। माँ, डैड, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कभी गलत नहीं ठहराएंगे इसके लिए। वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती नहीं। और अगर यह रिश्ता नहीं हो रहा तो क्या आप हमें अपनी बेटी के रूप में हमें स्वीकार नहीं कर सकते? इतना कहकर वह अपना मंगलसूत्र उतार कर हर्ष की ओर बढ़ा दिया। आप हमसे आजाद है, आप पर हमारा कभी कोई हक नहीं होगा। यह सुनकर हर्ष ने चैन की सांस ली। चलो जान छोटे, मन में कहा और अपने परिवार वालों से बोला, चलता हूँ। मॉम डैड बाय अमन, और बाहर चला गया। मंगलसूत्र को अपने मॉम के हाथ में देकर कि मैं इसका क्या करूंगा। इधर पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। सबके चेहरे पर अजीब दर्द था। स्नेहा सन्नाटे को तोड़ते हुए बोले, मॉम डैड, मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आप लोग मुझसे नाराज होंगे, पर सच मानिए माँ, इस समय मुझे यही सही लगा। हम हर चीज से जबरदस्ती नहीं कर सकते। अनीता जी अनीता जी ने कहा, तुम सही कह रही हो बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। हर से तुम्हारी शादी करवा कर हमें नहीं पता था कि वह इस तरह से तुम्हें अपनाने से इनकार कर देगा। हम तुम्हारे गुनहगार हैं और अपने दोनों हाथ स्नेहा के सामने जोड़ दिए। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। स्नेहा तड़प उठी। उसने अनीता जी के हाथों को थामकर बोला, नहीं माँ, आप ऐसा ना कहो। वो हमारे तकदीर में नहीं है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। माफी मांग कर आप हमें पराया ना करें। क्या हमारा आप पर इतना भी हक नहीं है कि हम कोई फैसला कर सकें? कहकर स्नेहा रो दी। देवराज सिंघानिया, जो कि इतने देर से सब सुनकर खुद को ही दोषी मान रहे थे, वो बोले, स्नेहा बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है। किसी रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा है कि नया रिश्ता बनाया जाए। आज से तुम हमारी बेटी हो। हम पर जितना हर्ष और अमन का अधिकार है, उतना तुम्हारा भी है। आज से तुम्हारी नई पहचान होगी, स्नेहा सिंघानिया, देवराज सिंघानिया, आपकी बेटी। अब से तुम्हारी आंखों में आंसू, हमारे तौहीन होगी। अमन अमन ने कहा, सही कहा डैड आपने। और आज से ही स्नेहा के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी, अनीता जी ने कहा। अनीता जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्हें तो लगा था कि स्नेहा जैसी लड़की का साथ पाकर हर्ष का जिद और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। स्नेहा ने जब अनीता जी को कुछ सोचते हुए देखा तो उनके कदमों में बैठ गई। माँ,
मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही है। माँ, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था कि हर्षी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो उनका गुस्सा में घर से निकालना सही नहीं था। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। अनीता जी ने उसे गले लगा लिया। हम अब बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे चेहरे पर खुशी आए। अमन ने माहौल को हल्का करने के गर्ज में डाइनिंग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए कहा, अगर आप लोगों का हो गया है तो अब कुछ खाने की कृपा करें। भूख के मारे मेरे पेट की हालत खराब हो गई है, और आप लोगों की जो नई नवेली बेटी है उसे भी तो भूख लगी होगी। सब हंसने लगे। अनीता जी ने कहा, हाँ सच में स्नेहा ने रात में भी कुछ नहीं खाया था। देवराज सिंघानिया ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आगे की स्टडी जारी रखो। मैं तुम्हारे एडमिशन का इंतजाम करूंगा। स्नेहा ने कहा, डेट सेशन के बीच में हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या? अमन ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो। डैड हमारे कॉलेज के ग्रुप ऑफ ट्रस्टी के मेंबर भी है, तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। देवराज सिंघानिया ने कहा, हाँ बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। अनीता जी ने कहा, स्नेहा बेटा, हमने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। स्नेहा ने कहा, ठीक है माँ। कहकर स्नेहा अपने कमरे में आ गई। पीछे से अमन भी उसके कमरे में आया। अमन ने कहा, स्नेहा तुम ठीक हो ना? उसके उदास चेहरे को देखकर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, जानता हूँ स्नेहा, नीचे तुमने जो फैसला लिया वो बहुत कठिन था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कोई कमजोर सी अबला नारी नहीं हो। तुम जरूर कर लोगी। मैं हर दम तुम्हारे साथ हूँ, एक दोस्त के रिश्ते से। फिर थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, देवर के रिश्ते से भी। स्नेहा ने कहा, जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारी किस्मत में नहीं है। उदास होकर बोली। अमन मुस्कुराते हुए अदा से बोला, लो कर दी ना अबला नारी वाली बात। अरे एक बार भैया को स्टडी कंप्लीट कर वापस तो आने दो, तो देखता हूँ कि कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवे से। स्नेहा भी हंस पड़ी। ऐसे ही हंसती रहा करो, और कल से तो रोज हमारे कॉलेज में कोई ना कोई घायल होगा आपके जलवे से। आई विंक करते हुए अमन बोला तो स्नेहा उसे मारने के लिए दौड़ी। अमन आगे आगे, स्नेहा पीछे पीछे। दोनों के हंसी से पूरा घर गूंजने लगा। अमरेंद्र जी और वंदना जी स्नेहा के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा उठे। स्नेहा की नजर उन दोनों के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो उसने मन को शांत किया। अपने उसने अपने आगे से कहा, डेढ़ के बाद ये लोग ही मेरे अपने हैं। इनकी खुशी के लिए मैं जरूर मुस्कुराऊंगी, और हर्ष का ध्यान आते ही, भले ही मैंने मंगलसूत्र उतारा हो, पर अभी भी आप ही मेरे पति हैं, और मैं इस रिश्ते को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। पर फिलहाल तो मेरे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और एक गहरी सांस लेकर दोगुने आत्मविश्वास के साथ कल की तैयारी में जुट गए। देखते हैं कि स्नेहा की यह नई जिंदगी का सफर कठिन होता है या आसान। स्नेहा की नई शुरुआत। अमन ने कहा, स्नेहा जल्दी करो, आज तुम्हें कॉलेज जाना है मेरे साथ। स्नेहा ने कहा, अरे आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, हम आ रहे हैं ना। ये लड़कियां भी ना तैयार होने के नाम पर कितना टाइम वेस्ट करती है। अमन स्नेहा किचन से बाहर निकली। पहले नाश्ता तो कर ले, फिर चलेंगे। माँ डेढ़ जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अमन आश्चर्य से, तुम किचन में थी? मुझे तो लगा कि तुम मेकअप सेकअप में टाइम लगा रही हो। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा हो गए। अनीता जी ने कहा, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो? इसे मेकअप की जरूरत नहीं है, वैसे भी यह बहुत सुंदर है। अमन ने कहा, सही कहा आपने मॉम, हमारी स्नेहा वैसे ही बहुत ही सुंदर है। देवराज सिंघानिया बोले, स्नेहा हमने प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम अमन के साथ कॉलेज चली जाओ। वहां पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। फिर अमन की ओर मुड़कर बोले, अमन आज से स्नेहा तुम्हारे साथ कॉलेज जाएगी, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। अमन ने कहा, जी डैड, स्नेहा आज से मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। स्नेहा ने कहा, थैंक यू डैड। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी खुशी तुम्हारा हक है बेटा, और अपने हक को कभी मत छोड़ना, समझ गए ना? स्नेहा ने कहा, जी डैड। देवराज सिंघानिया ने कहा, और अगर कोई दिक्कत आए तो बताना। स्नेहा ने कहा, जी डैड। अमन ने कहा, डैड आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अमन स्नेहा को लेकर कॉलेज निकल गया। प्रिंसिपल के
ऑफिस से निकलकर अमन स्नेहा को कॉलेज घुमा दिया। स्नेहा ने कहा, अमन आपका कॉलेज सच में बहुत अच्छा है। अमन ने कहा, पसंद आया? तो चलो अब कैंटीन चलते हैं, भूख लग गई। दोनों कैंटीन चले गए। इधर क्लास में एक लड़का, अरे अवनी तुम यहाँ बैठी हो? वहाँ अमन किसी और लड़की के साथ कैंटीन में कॉफी पी रहा है। अवनी ने कहा, देखो मेरे साथ मजाक नहीं, वरना फिर से धुलाई कर दूंगी। अजय ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद कैंटीन में जाकर देख लो। तभी एक और लड़की क्लासरूम में आकर बोली, अवनी अजय झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी अभी के अभी कैंटीन से आ रही हूँ, सच में अमन के साथ कोई लड़की है। अवनी ने कहा, क्या? अजय ने कहा, हाँ यार, क्या क्या लड़की है, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। अवनी रुआसी होते हुए बोली, तुम लोग सच बोल रहे हो? अनु ने कहा, विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर देख लो। अवनी ने कहा, ठीक है चलो, आज तो इस अमन के बच्चे की खैर नहीं। अनु ने कहा, तुम चलो, हम लोग पीछे से आते हैं। अवनी ने कहा, ठीक है। अवनी कैंटीन के लिए निकल गई। अमन अवनी को आते हुए देख लिया। अमन ने कहा, ओह गॉड, आज तो मेरी खैर नहीं। स्नेहा ने कहा, क्या हुआ, आप अचानक परेशान क्यों हो गए? अमन ने कहा, सामने देखो, मेरे सर पर बॉम्ब फटने वाला है। स्नेहा सामने देखी, एक लड़की गुस्से से इधर ही आ रही थी। स्नेहा ने कहा, कौन है ये, बहुत गुस्से में लग रही है। अमन ने कहा, अवनी है। अवनी अमन की गर्लफ्रेंड थी। ये बात स्नेहा को पता थी। स्नेहा ने कहा, वाह बहुत प्यारी है। अमन ने कहा, प्यारी नहीं, मिसाइल है पूरी की पूरी। स्नेहा हंसते हुए बोली, आने दो जरा, हम भी तो अपने स्टाइल में मिले। अवनी गुस्से से वहां आती है, अमन का कॉलर पकड़ते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की? अमन हकलाते हुए बोला, अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अवनी ने कहा, चुप, मुझे धोखा दिया तो समझ लेना, तेरी बैंड बजा दूंगी। अमन मन ही मन में, वो तो अभी ही बजी हुई है। स्नेहा अपनी हंसी को दबाते हुए बोले, अरे अरे ये कैसी बदतमीजी है, देख रही है, एक लड़का और एक लड़की बैठ के आपस में बात कर रहे हैं और आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्नेहा का इतना बोलना था कि अवनी जोर से रोने लगी। अमन अमन ने कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? और और क्यों है यह लड़की जो मुझसे इस तरह बात कर रही है? स्नेहा ने कहा, पहले आप बताएं कि आप कौन है और हमारे दोस्त से इस तरह क्यों बात कर रही है? अमन हैरान सा, कभी स्नेहा को देखता तो कभी अवनी को देखता। अमन को इस तरह हैरान परेशान देखकर स्नेहा को और भी हंसी आने लगी। वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोके जा रही थी। वही अवनी अमन के इस तरह चुप रहने पर और भी गुस्से से बह रही थी। अवनी को इस तरह परेशान देखकर अमन को रहा नहीं गया। अमन ने कहा, अवनी यह स्नेहा है। अवनी हैरानी से, रियली ये स्नेहा है? अवनी अमन और स्नेहा की दोस्ती को जानती थी। स्नेहा ने कहा, सॉरी अवनी, मैंने आपको परेशान किया, मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रही थी। अवनी स्नेहा के गले लगते हुए, सॉरी मत बोलो, अमन की तरह मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और अमन की तरफ मुड़कर बोली, एक मिनट अमन, तुम तो बोले थे कि स्नेहा की शादी में जा रहे हो, फिर ये इस तरह यहाँ? हैरान होते हुए बोली। यह सुनकर स्नेहा उदास हो गई। अमन स्नेहा की तरफ देखा तो बोला, स्नेहा नो, तुमने वादा किया था कि कभी उदास नहीं होगी। फिर वह अवनी को सारी बातें बताता है। अवनी स्नेहा की ओर देखते हुए, सॉरी स्नेहा, मुझे नहीं पता था। स्नेहा ने कहा, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? यह तो मेरी बदकिस्मती थी। अब मेरे परिवार वालों से वादा किया है, यह सोचकर मैं उदास नहीं रहूंगी, तो आप भी उदास मत हो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अपनी उदासी को अपनी झूठी मुस्कान के पीछे छुपाते हुए बोले। अवनी ने कहा, वेल डन स्नेहा, आप रियली में बहुत ही हिम्मत वाली हो। वैसे अमन, हर्ष भाई ने अच्छा नहीं किया, इतनी सुंदर और प्यारी लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी? अमन ने कहा, डोंट वरी अवनी, भाई को स्नेहा के पीछे आना ही पड़ेगा। और स्नेहा को स्माइल करने को बोला। अवनी भी स्नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ स्नेहा, अब तो मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, हम सब मिलकर देखते हैं कि हर्ष भाई आपसे कब तक दूर भागते हैं। स्नेहा मुस्कुरा दी। तभी वहां विक्की और अन्नू आ गए। उन्होंने जब अवनी को भी अमन और उस लड़की के साथ हंस हंस कर बातें करते देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। अन्नू ने कहा, अरे अवनी, तुम तो बहुत गुस्से में आई थी और अब यहाँ हंस रही हो? अजय ने कहा, हाँ अवनी, क्लास में तो बहुत ही बोल रही थी,
कि अमन को ये कर देगी वो कर देगी। वैसे अमन यह लड़की कौन है? आज से पहले हमने इसे कभी नहीं देखा तुम्हारे साथ। अमन ने कहा यह स्नेहा है। मेरी बहा स्नेहा बात काटते हुए जल्दी से बोले, इनके अंकल की बेटी हूँ, स्नेहा सिंघानिया। अवनी और मेरे और अमन की फ्रेंड है। अन्नू और अजय एक साथ बोले, ओहो, अरे तो हमारा भी परिचय कराओ भाई। अमन, स्नेहा, यह अजय और अन्नू है। हम हमारी क्लास में हैं। हम लोगों का कॉमन फ्रेंड है। और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अजय, अनु, स्नेहा, या आज से हम लोगों के ही साथ पढ़ने वाली है। आज इसका एडमिशन हुआ है हमारी क्लास में ही। अजय ने कहा, वाओ, तुम तो बहुत मजा आएगा। वैसे स्नेहा जी, आप बहुत सुंदर है। स्नेहा ने कहा, थैंक यू। वैसे आप हमसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं? हंसते हुए बोले अजय। झेमते हुए बोला, नहीं नहीं। अमन ने कहा, हाँ, और कोशिश भी मत करना। स्नेहा अमन के साथ घर वापस आ गई। अनीता जी, जो कि उनका इंतजार कर रही थी, आ गई। बच्चों, कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? स्नेहा ने कहा, माँ, बहुत अच्छा था। अमन के दोस्तों से मिले, सब बहुत अच्छे थे। अनीता जी ने कहा, ठीक है, अब तुम लोग फ्रेश हो जाओ, खाना लगाती हूँ। अमन ने कहा, हाँ मोम, जल्दी से, बहुत जोरों की भूख लगी है। दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। अनीता जी स्नेहा को अपने हाथों से खिलाने लगी। ये देखकर अमन रूठ गया। क्या मोम, आप हमें तो कभी इस तरह अपने हाथों से नहीं खिलाती हैं, फिर आज स्नेहा को कैसे? क्योंकि वो आपसे ज्यादा हमसे प्यार करती है, उसे अंगूठा दिखाते हुए स्नेहा बोले। अमन भी उसी टोन में बोला, ज्यादा हवा में मत उड़ो, मोम तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। अब दोनों आपस में बच्चों की तरह झगड़ने लगे। अनीता जी जोर से बोले, अब बस करो दोनों। अरे बेवकूफो, माँ अपने सभी बच्चों को एक जैसा ही प्यार करती है, और फिर सुनैना तो अभी अभी हमारे पास आई है, तो इसका ज्यादा हक बनता है ना दुलार पाने का। ठीक है, पर मुझे भी खिलाइए, अमन मुंह बनाते हुए बोला। अनीता जी प्यार से दोनों को देखी, फिर दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। अमन ने देखा स्नेहा उन सबसे नजरें बचाकर अपनी भीगी पलकों को पोंछ ली। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। खाना खाने के बाद अनीता जी अपने कमरे में आराम करने चली गई। इधर अमन स्नेहा का ध्यान दूसरी ओर करने के लिए उससे कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और उसको लेकर अपने रूम में आ गया। उसने स्नेहा को बैठने को कहा, कबर्ड से एक एल्बम निकाला और उसे स्नेहा को दिखाने लगा। उसमें उसके और हर्ष की बचपन की फोटोज थी। स्नेहा बड़े गौर से हर्ष के बचपन के फोटो देख रही थी। कुछ फोटो पर वह हंस भी रहा था। तब तक अमन दूसरा एल्बम ले आया, जिसमें इन लोगों के कुछ करंट्स फोटो थे अपने फ्रेंड्स के साथ। स्नेहा बड़े गौर से उस एल्बम को देख रही थी। उसमें हर्ष बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने चुपके से हर्ष की एक फोटो निकाल के रख ली। अमन ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। स्नेहा को हर्ष की फोटो निकालते देखकर अमन को खुशी हुई। भाई की फोटो देखना हो गया हो तो चले, तुम्हें कुछ और दिखा लाऊं, अमन मुस्कुराते हुए बोला, और स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अरे पहले बताइए तो, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? स्नेहा ने पूछा। आओ तो सही, अमन बोला, और उसे लेकर हर्ष के रूम की तरफ चला गया। स्नेहा ने कहा, यह किसका रूम है? अमन ने कहा, भाई का। आओ, तुम्हें भाई का कमरा दिखाता हूँ। स्नेहा एक पल को बहुत खुश हुई, फिर अचानक से उसे हर्ष की बातें याद आई। तो उसने अमन से कहा, नहीं अमन, हम उस कमरे में नहीं जा सकते। अमन ने कहा, क्या हुआ स्नेहा? क्या तुम भाई का कमरा देखना पसंद नहीं करोगी? अरे वो तो तुम्हारा भी कमरा है ना, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद तुम्हें उसी कमरे में रहना है ना? स्नेहा उदास होते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, मैं अभी तो नहीं ना। अमन ने कहा, अरे चलो ना, एक बार देख लो। स्नेहा ने कहा, नहीं अमन, हमें सब कुछ याद है। हम इस कमरे में तभी जाएंगे जब हमें हर्ष जी खुद ले जाएंगे, ऐसे हम नहीं जा सकते। अमन भी उसके उदास चेहरे को देखकर उसे ज्यादा फोर्स करना ठीक नहीं लगा। फिर ठीक है, एज यू विश, स्नेहा बात बदलते हुए बोली। वैसे आपको लगता नहीं है कि अभी किसी और के पास होना चाहिए? अमन ने कहा, नहीं समझा, तुम क्या कह रही हो? सुनैना ने कहा, आपको नहीं लगता कि आपको इस वक्त अवनी के साथ होना चाहिए? अमन ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। वैसे भी आज वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। स्नेहा ने कहा, तो जाइए ना, किसका इंतजार कर रहे हैं? उसे कमरे से बाहर धकेलते हुए बोले। अमन ने कहा, ठीक है, मेरी माँ, जा रहा हूँ। हंसते हुए जाने लगा, फिर मुड़कर बोला, वैसे कहो तो
मेरे रूम से जो चीज चुरा कर लाई हो उसे फ्रेम भी करवा दूं? यह सुनकर पहले तो स्नेहा दंग रह गई। फिर उसे कैसे पता चला कि उसे आंख दिखाते हुए वह हंसते हुए तेजी से बाहर भाग गया। शाम में जब अनीता जी को स्नेहा नीचे नजर नहीं आई तो वो उसके कमरे में गई। वहां उन्होंने जब स्नेहा को नहीं देखा तो बालकनी में खोजती हुई आई तो उन्होंने देखा स्नेहा झूले पर ही सोई हुई थी। उन्होंने धीरे से उसके हाथ को सहला दिया। फिर उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी जो स्नेहा अपने सीने से लगाकर सो रही थी। वे हल्के हाथों से उस तस्वीर को उठाकर देखा। अरे यह तो हर्ष की तस्वीर है, उन्होंने मन में बुदबुदाया। स्नेहा को इस तरह तस्वीर लिए देख उनका मन भर आया। उन्होंने धीरे से तस्वीर वापस रख दिया और वहां से नीचे आ गई। वो अपने कमरे में जाकर कबर्ड से वही मंगलसूत्र निकाला जो हर्ष ने जाते वक्त उसके हाथ में थामा दिया था। वे कुछ सोचते हुए घर में बने मंदिर में आ गए। उन्होंने मंगलसूत्र को देवी माँ के चरणों में रखते हुए बोले, माँ, आप तो जानती है कि मैं शुरू से इस नैना को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। हम तो शुरू से ही उसे हर्ष की दुल्हन के रूप में सोचते थे, पर यह सोचकर चुप रह जाते कि पता नहीं हर्ष क्या सोचेगा इस बारे में। पर जब उस रोज जब अमन ने हमें बताया कि अनीता जी उन दिनों की याद में खो गई, अमन ने कहा, मोम, मैं आज बहुत खुश हूँ। अनीता जी ने कहा, क्या हुआ? अमन ने कहा, मोम, मैंने इस नैना को आज प्रपोज कर दिया। यह सुनकर अनीता जी को काफी दुख हुआ। डरते डरते उससे पूछे, तो उसने क्या जवाब दिया? अमन ने कहा कि वो मान गई मॉम। अम्मा ने आगे कहा, मॉम, उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि वह अपने हाथों से राखी बनाकर भेजेगी। वह खुशी से उछलते हुए बोला, मॉम, अब मेरे हाथ में भी राखी रहेगी। अनिता जी को यह सुनकर काफी खुशी हुई। अनीता जी अपने भावनाओं को काबू करते हुए धीरे से बोले, अरे मैं तो उसे इस घर की बहू भी बनाना चाहती हूँ। तूने उसे तो अपनी बहन बना लिया, पर पता नहीं हर्ष उससे शादी के लिए राजी होगा कि नहीं। अमन ने कहा, तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है मॉम? भाई की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अभी तक तो हम लोग स्नेहा की शादी भाई से करवा देंगे, फिर वो बन जाएगी ना इस घर की बहू। अनीता जी ने कहा, यह भी सही है, हम लोग भी यही करेंगे। अमन उस समय 9th में था। स्नेहा भी 9th में ही थी। हर्ष ने उसी साल 12th में एडमिशन लिया था। अनीता जी वर्तमान में लौट आई। माँ, हमने भी सोचा कि शायद स्नेहा का खुश दिल स्वभाव हर्ष के गुस्से को कम कर देगा। हमने तय किया कि समय आने पर हम जयवीर भाई साहब से स्नेहा बिटिया का हाथ मांग लेंगे। पर अचानक से उन्होंने स्नेहा की शादी दूसरी जगह तय कर दी तो हम निराश हो गए। पर जब वैसी परिस्थिति पैदा हुई तो हम भी स्वार्थी हो गए और हर्ष से उसकी शादी करवा दी। माँ, हमें भरोसा था कि आप कुछ गलत नहीं होने देंगे, पर माँ, सब कुछ गलत हो गया माँ। कुछ देर ठहर कर फिर अनीता जी ने देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर बोली, माँ, किसी भी तरह मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए। उन दोनों को मिला दीजिए माँ। अब सब कुछ आप ही है। अब सब कुछ आपके ही हाथ में ही है। यह कहकर वो रो दी। रात को खाने के टेबल पर देवराज सिंघानिया आज एक मीटिंग के बाद जल्दी ही घर आ चुके थे। देवराज सिंघानिया ने कहा, आज क्या बात है अनीता जी? आज का खाना बहुत टेस्टी है। नई रेसिपी ट्राई की है क्या? अमन ने कहा, हाँ मॉम, आज कुछ अलग और नया सा टेस्ट आ रहा है खाने में। अनीता जी ने कहा, वो तो आएगा ही ना, क्योंकि आज खाना मैंने बनाया ही नहीं। वे दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। देवराज सिंघानिया ने कहा, आपने कुक रख लिया क्या? पर आपको तो कुक के हाथों का खाना पसंद नहीं है, फिर अब कैसे? अनीता जी हंसते हुए बोली, अरे मैंने कोई कुक वुक नहीं रखा, ये सारा खाना हमारी स्नेहा ने बनाया है। सब स्नेहा की ओर देखने लगे। स्नेहा सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। अमन उछलते उछलते हुए बोला, वाह स्नेहा, तुम तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हो। देवराज सिंघानिया ने कहा, हाँ बेटा, सच में बहुत अच्छा लगा। स्नेहा खुश हो गई। सच में डैड, आपको पसंद आया? देवराज सिंघानिया ने कहा, हाँ बेटा। तभी अमन का मोबाइल बजा। अरे वाह, भाई का फोन आया है। और खुशी से उसने फोन पिक कर लिया। हेलो भाई, आप कैसे हैं? हर्ष ने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कि वहाँ सब ठीक है ना? हाँ भाई साहब, सब ठीक है। अमन खुश होते हुए बोला, भाई, अभी हम लोग खाना खा रहे थे। क्या खाना है भाई? अगर आप यहाँ रहते तो अपनी उंगलियां भी चाट जाते। इतना टेस्टी खाना है। हर्ष ने कहा, ओ, मस्का लगाया जा रहा है मॉम को? कुछ खास चाहिए क्या मॉम से? अमन ने कहा, क्या भाई, आप भी ना। मैं भला मॉम को मस्का क्यों लगाऊंगा? वैसे भी आज खाना मॉम ने नहीं बनाया। हर्ष ने कहा, तो फिर किसने बनाया? अमन ने कहा, भाई,
आज का खाना स्नेहा ने बनाया है। इधर अनीता जी ने कहा, अरे जरा मेरी भी तो बात करवा, तू अकेला ही बात करेगा। अमन ने कहा, रुको भाई, वीडियो कॉल करता हूँ। फिर उसने फोन को वीडियो मोड पर डाल दिया। सामने हर्ष नजर आया। स्नेहा जो कि अभी तक सांस थामे हुए अमन के बगल में बैठी हुई थी, चुपके से फोन पर नजर डाली। हर्ष लाइट ब्लू कलर के टी शर्ट में था, जो अमन से बात कर रहा था। फिर अपने डैड से बात करने लगा। उसने एक बार भी स्नेहा की ओर नहीं देखा, तो स्नेहा भी चुपके से वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। अनीता जी ने स्नेहा को जाते हुए देखा, तो वह हर्ष से स्नेहा के बारे में बात करने की कोशिश की। हर्ष पढ़ाई का बहाना बनाकर फोन रख दिया। देवराज सिंघानिया ने कहा, अनीता जी, आप उस पर जोर मत दे। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी खुशी से सुनैना को अपनाए। अनीता जी ने कहा, और वो कब होगा? अम्मा ने कहा, जरूर होगा मॉम, एक बार भाई को वापस आ जाने दीजिए। अनीता ने कहा, जी भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। अमन एक बार स्नेहा के कमरे में झांका, तो उसे बेड पर लेटे हुए दिखी, अपने कमरे में चला गया। उस दिन कॉलेज में जैसे अमन स्नेहा के साथ क्लास में एंटर किया, कि सभी लड़के लड़कियां स्नेहा को ही हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। लड़कियों की नजरों में स्नेहा के लिए जलन थी, और लड़कों का उसे देखकर लार टपक रहा था। अवनी उठकर स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठा लिया। अमन उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। तभी प्रिंसिपल सर ने क्लास में एंटर किया। सभी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग विश करते हुए खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग विश किया और बोले, आज आप लोगों के साथ एक नई स्टूडेंट ने कॉलेज ज्वाइन किया है। फिर उन्होंने स्नेहा को अपने पास बुलाया और कहा, यह है स्नेहा सिंघानिया, मिस्टर देवराज सिंघानिया की बेटी, आप लोगों की न्यू बेंचमेट। इनका रिकॉर्ड लगातार टॉप रहने का है। 10वीं 12वीं दोनों में इन्होंने टॉप पोजीशन लाया है। ग्रेजुएशन के भी दोनों सेमेस्टर में ये मुंबई यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, और अब सेकंड सेमेस्टर में यह हम लोगों के साथ है। फिर स्नेहा की ओर मुड़कर बोले, स्नेहा, नाउ यू जॉइन एंड एंजॉय योर क्लास। स्नेहा ने कहा, थैंक यू सर। अजय एक्साइटेड होते हुए बोला, वाओ अमन, तुम्हारी दोस्त तो टॉपर है। अनु ने भी स्नेहा को कांग्रेट किया। पूरे क्लास में खुसर फुसर होने लगी। सभी के बीच स्नेहा की ब्यूटी और इंटेलिजेंस दोनों की चर्चा होने लगी। क्लास के बाद वे लोग कैंटीन में चले गए। अजय ने कहा, अरे अमन, तुमने बताया नहीं कि स्नेहा टॉपर है। अमन मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो यह पूरे साल हम लोगों के साथ ही है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि यह क्या है और क्या नहीं। अनु ने कहा, अच्छा है ना, हम लोगों को भी स्टडी में हेल्प हो जाएगी। क्यों स्नेहा, हमारी हेल्प करोगी ना? स्नेहा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अमन ने कहा, अरे यार, यह अभिषेक अभी तक नहीं आया। अवनी ने कहा, हाँ, 2-3 दिन से वह कॉलेज नहीं आ रहा। अमन ने कहा, फोन किया था, फिर आ जाएगा। स्नेहा ने कहा, यह अभी कौन है? अनु ने कहा, हम लोगों का ही बेंचमेंट है। अवनी, वैसे तुम लोगों ने एक बात का गौर किया है? अजय ने कहा, क्या? अवनी ने कहा, अरे आयुष का ग्रुप आजकल कॉलेज नहीं आ रहा, इससे कितनी शांति है कॉलेज में। अनु ने कहा, हाँ यार, तुम सही कह रही हो, वरना उन लोगों के कारण रोज कोई ना कोई हंगामा होता ही रहता है। अमन ने कहा, अरे छोड़ो ना उसे, हम लोग इतना एंजॉय करते हैं। स्नेहा ने कहा, अब ये कौन है? अमन ने कहा, कुछ खास नहीं, कॉलेज में आवारा गर्दी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। स्नेहा ने कहा, हाँ, तो ऐसे लड़के लगभग हर जगह होते हैं, इनसे करता इनसे क्या डरना। तभी अमन के मोबाइल पर फोन आ गया, तो वह फोन पिक करने साइड में चला गया। इधर अजय भी उन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला गया। अब वहां पर स्नेहा, अवनी और अन्नू ही रह गए थे। तभी आयुष अपने ग्रुप के साथ कैंटीन में आया। उसने जब अवनी को देखा, तो उधर ही आने लगा। अवनी ने कहा, लो, शैतान का नाम लिया हाजिर हो गया। आयुष उसकी बात सुनते हुए बोला, अरे जाने मन, इतने प्यार से याद करोगे तब तो आना ही पड़ेगा ना हमें। अवनी ने कहा, देखो आयुष, मैं लास्ट वार्निंग देती हूँ, मुझे परेशान करना छोड़ दो, वरना मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तभी आयुष की नजर स्नेहा पर पड़ी। अरे वाह, इतनी खूबसूरत हसीना हमारे कॉलेज में, और हमें अभी तक पता नहीं। उसने स्नेहा की ओर एक अजीब सी नजरों से देखने लगा। हाय मिस ब्यूटीफुल, कल आज से पहले तुम्हें इस कॉलेज में नहीं देखा, नहीं आई हो क्या? स्नेहा चुप ही रही। आयुष उसके और भी पास आते हुए बोला, अरे हमसे दोस्ती कर लो, जन्नत की शेयर करा दूंगा, और गंदी से स्माइल दिया। अवनी चिल्ला उठी, वो अमन की दोस्त है, उसके बारे में सोचना भी मत, वरना अमन छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को।
आयुष हंसते हुए बोला, अरे वाह, तब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अवनी ने कहा, आयुष, चिल्लाते हुए बोले। आयुष बद्दी सी हंसी हंसते हुए बोला, ठीक है, नहीं देखता हूँ उसकी तरफ, उसके बाद में तुम भी कुछ और करके मेरे पास आओ। वैसे भी अभी उसको एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। कहकर वह अवनी की कलाई को पकड़कर मसलने लगा। अवनी उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तो यह सब देखकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आया। उसी समय अजय भी वहां आ गया। अमन भी तब तक वहां पहुंच चुका था। अभी उन लोगों को ढूंढते ढूंढते वहां आ गया था। अभी ने जब सामने आयुष को अवनी का हाथ पकड़े हुए देखा, तो अमन की तरफ देखा, जो बड़े ही शांत लहजे में उनकी तरफ ही देख रहा था। उसने गुस्से से अमन को कहा, वहां आयुष अवनी को परेशान कर रहा है और तुम यहाँ शांति से खड़े हो। अमन मुस्कुराया और बोला, यह तो कुछ सेकंड पहले की खबर थी भाई, अब जरा सामने देखो। अब परेशान होने की बारी आयुष की है। अभी अभी ने सामने देखा पर कुछ समझ में नहीं आया। सब सामने की ओर देखने लगा। स्नेहा ने एक झटके से आयुष का वो हाथ जिससे वो अम्नी को पकड़े हुए था, उसको पकड़कर उसे पीछे की ओर धकेल दिया और गुस्से से चीखते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? क्या कॉलेज केवल आवारागर्दी करने के लिए आते हो? अगर आज के बाद से किसी को परेशान किया ना, तो हाथ हिलाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। और उसे पीटना चालू कर दी। आयुष को एक लड़की से पीटते देखकर उसके सारे दोस्त वहां से भाग गए। इस नज़ारे को कैंटीन में मौजूद सभी लड़के लड़कियां खूब इंजॉय किया। अभी मुंह खोले वह सुनैना को ही देखे जा रहे थे। अमन ने कहा, मुंह तो बंद कर गोचू। अभी अभी ने कहा, कौन है ये लड़की? अमन सुनैना की ओर देखते हुए वह ध्यानी में बोला, मेरी सिस्टर इन लो। फिर ध्यान आते ही जल्दी से बोला, मेरे अंकल की बेटी है और मेरी फ्रेंड भी है। तभी अमन सामने आया और सुनैना का हाथ पकड़कर बोला, अब छोड़ दे उस बेचारे की, आज खूब पिटाई हो गई है। सुनैना रुक गई तो आयुष ने उसी धमकी भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वहां से चला गया। अम्मा सुनैना को सामने सोफे पर बिठा दिया और कहा, रिलैक्स सुनैना, वो चला गया है। पर सुनैना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हाँ, तुम अपनी मार पिटाई बंद रखोगे। सुनैना ने कहा, पर आप जानते हैं ना कि ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अम्मा ने कहा, आई नो दैट बेबी। अच्छा ठीक है, जो हो गया वो हो गया, पर आगे से ध्यान रखना, उससे दूर ही रहना। वो बहुत ही कमीना इंसान है। उसका हाथ पकड़कर समझाते हुए बोला। अजय ने कहा, हाँ सुनैना, और तुमने सबके सामने उस पर हाथ उठाया तो आई थिंक वो चुप बैठेगा नहीं। तुम्हें आगे से केयरफुल रहना होगा। अनु ने कहा, इट्स ओके यार, तुम लोग उसे डरा रहे हो। अवनी जो कि अब तक उसका हाथ पकड़े चुपचाप बैठी थी और बोली, आई एम सॉरी स्नेहा, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गए। स्नेहा उसकी ओर प्यार से देखते हुए बोले, नो अवनी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई आपको परेशान करे तो यह हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। आखिर आप हमारी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो, मतलब मेरी भी। लास्ट लाइन हंसते हुए, गर्लफ्रेंड। यह सुनकर सब हंस पड़े। अभिषेक भी, जो कि अब तक सुनैना को ही देखे जा रहा था, आगे आकर बोला, देखो जो हुआ सो हुआ। वैसे हमारे ग्रुप में न्यू मेंबर आया है, तो उसे मुझसे भी इंट्रोड्यूस करवाओ। भाई हंसकर सुनैना की तरफ देखते हुए बोला। अमन ने कहा, हाँ अभिषेक, मैं तो तुम दोनों का इंट्रोडक्शन कराना तो भूल ही गया। अभिषेक ये सुनैना मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड, और अब हम लोगों के साथ ही पढ़ने वाली है। और सुनैना, ये है अभिषेक, हम लोगों का बेंचमेट और हमारे ग्रुप का मेंबर। अभिषेक हाथ बढ़ाते हुए हाय किया तो जवाब में स्नेहा ने भी हाय किया। वैसे देखने में तो तुम इतनी स्ट्रांग नहीं लगती, पर तुमने उसे धोया जबरदस्त। तारीफ करते हुए तारीफ करते हुए अभिषेक बोला, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। स्नेहा धीरे से बोली, थैंक्स। अजय बोला, खूबसूरत होने के साथ साथ टॉपर भी है। अभी ने कहा, अरे वाह, और कितनी खूबियां छुपी हुई है आप में। मैंने कहा, धीरे धीरे देखते आओ, सब पता चल जाएगा। वैसे भी हम लोग उसे ऑलराउंड नहीं कर सकते। अनु बोले, अरे बताओ बताओ, हमें भी बताओ कि क्या क्या खूबियां हैं। अवनी ने कहा, स्नेहा खाना बहुत टेस्टी बनाती है। और हंसते हुए बोली तो उसने ना चौंक गई। अरे आपको कैसे पता चला? फिर उसने अमन की तरफ देखा, जो सिर नीचे किए हुए धीरे से मुस्कुरा रहा था। ओह, तो आपने बताया। अब बताने की कृपा करेंगे कि मेरे बारे में और क्या क्या सब अफवाहें फैला रहे हैं आप? नकली गुस्सा दिखाते उसने ना बोली, जो कि खाने पीने का शौकीन था।
वो बोला, अरे स्नेहा चलो छोड़ो ना उसे। अभी तो तुम यह बताओ कि हम लोगों को कब खाना खिला रहे हो, अपने हाथ का बना हुआ खाना। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, जब आप लोग चाहें। अजय अजय ने कहा, अच्छा चलो इसी संडे को तुम हम लोगों को अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाओगे। यह डन रहा। उसने अपनी तरफ से प्रोग्राम भी फिक्स कर दिया था, तो सब हंस पड़े। ठीक है ठीक है, इस संडे को आप लोग रात का डिनर हमारे यहाँ डन। सुनैना भी मुस्कुराते हुए बोले। इधर सब बातें करने में लग गई। वहीं अभिषेक तो बस सुनैना को ही देखे जा रहा था। उसके मन में सुनैना के लिए फीलिंग्स जग रही थी। इसी तरह एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए ये सप्ताह निकल गया और संडे का दिन आ गया। सुनैना ने कहा, माँ आज हमारे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। अनीता जी ने कहा, हाँ बेटा, अमन ने बताया था। आओ चलो हम लोग मिलकर तैयारी कर लें। सुनैना ने कहा, नहीं माँ, आप आराम कीजिए, हम सब कुछ कर लेंगे। अनीता जी नहीं मानी। फिर दोनों मिलकर रात के खाने की तैयारी करने लगे। सारे दोस्त आ चुके थे। सबने एक साथ मिलकर काफी मस्ती की। फिर सबने मिलकर खाना खाया। अजय ने कहा, वाह सुनैना, तुम तो सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। सुनैना ने कहा, ये सारा खाना मैंने अकेले नहीं बनाया, बल्कि माँ ने साथ मिलकर बनाया है। अभिषेक ने कहा, वाह आंटी, इतना टेस्टी खाना खाकर तो मजा ही आ गया। वहाँ हॉस्टल में तो कहाँ इतना टेस्टी खाना मिलता है। अनीता जी ने कहा, तो तुम्हारा जब भी घर का खाने का मन करे तो तुम आ जाया करो। मुस्कुराते हुए बोले। अभिषेक मुस्कुराकर सुनैना की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है आंटी, जरूर आऊंगा। अजय ने कहा, हाँ, और हम लोग भी आ जाएंगे। अमन हंसते हुए बोला, भुक्खड़ कहीं का। अनु अनु ने कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। अभिषेक बोला, हाँ, काफी लेट हो चुका है, तो अब हम लोग निकलते हैं। जब वह लोग निकलने लगे तब सुनैना ने अनीता जी से कहा कि माँ, काफी रात हो चुकी है, अवनी अकेले कैसे हॉस्टल जा पाएगी। क्या आप उसे आज हमारे साथ रोक लेंगे। अनीता जी ने कहा, क्यों नहीं। सुनैना ने कहा, अवनी आज आप यहीं रुक जाइए, कल हम लोग साथ में कॉलेज चलेंगे। अवनी ने कहा, पर स्नेहा, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ। स्नेहा ने कहा, अरे रुक जाइए ना, सबको अच्छा लगेगा। सबको शब्द पर जोर देते हुए बोली। अमन भी आंखों में अवनी को रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। अवनी रुकने को मान गई। इधर अजय और अनु अमन के इश्कबाजी को देख रहे थे। इसके बाद वे लोग भी घर के लिए निकल गए। अनु अजय के साथ उसकी गाड़ी से निकल गई। वहीं अभी अपनी बाइक से हॉस्टल की ओर निकल गया। अब स्नेहा अवनी को लेकर अपने कमरे में चली गई। माँ, हम अवनी को अपने कमरे में ले जा रहे हैं। अनीता जी ने कहा, ठीक है बेटा, जाइए और आराम कीजिए। स्नेहा ने कहा, ठीक है माँ। आज 2 दिन से देवराज सिंघानिया भी किसी मीटिंग के सिलसिले से लंदन गए हुए थे। उन दोनों के पीछे पीछे अमन भी उसके कमरे में गया। स्नेहा उनको देखकर उसका कान पकड़ते हुए बोले, यह नीचे क्या इशाराबाजी चल रहा था। अमन हकलाते हुए बोला, अरे अरे कान छोड़ो, एक तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था और तुम हो कि मेरा कान खींचे जा रही हो। अवनी भी इधर उधर देखने लगी। स्नेहा ने कहा, अच्छा ठीक है। इसके बाद वे तीनों बातें करने लगे। कुछ देर के बाद उन दोनों को अकेले छोड़ने के गर्ज से स्नेहा बोली, हाँ माँ, कॉफी बना कर लाते हैं, कहकर नीचे चली गई। उसके जाते ही अमन अवनी के पीछे से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए धीरे से बोला, अवनी आज मैं बहुत खुश हूँ। अवनी ने कहा, कोई खास बात है क्या। अमन ने कहा, आज तुम पहली बार मेरे घर आई हो। अवनी शर्माते हुए बोली, तो आज से तो पहले तुमने बुलाया भी नहीं। अमन ने कहा, अच्छा, जैसे मैं बुलाता हूँ तो तुम आ जाती। अवनी ने कहा, बुला कर तो देखते। अच्छा छोड़ो, वैसे भी मैं आज सुनैना के लिए रुकी हूँ। अमन बोहे चढ़ाते हुए बोला, और मेरे लिए नहीं। अवनी अपने आप को उससे छुड़ाते हुए भागते हुए कहा, नहीं नहीं, बोलकर उसे चिढ़ाने लगी। अमन उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। दोनों इसी तरह आगे पीछे कमरे में ही भाग रहे थे। अचानक अवनी सुनैना के स्टडी टेबल से टकरा गई। इससे पहले उस पर कुछ किताबें नीचे गिरी, वह उन किताबों को उठाने लगी। अमन भी दौड़कर उसके पास आ गया। अचानक अवनी को उन किताबों के बीच सुनैना की डायरी दिखाई दी। अवनी ने कहा, अरे सुनैना की डायरी। उछलते हुए बोले, अमन चलो ना इसे पढ़ते हैं। अमन ने कहा, नहीं अवनी, किसी और की डायरी पढ़ना गलत बात है। अवनी ने कहा, अरे पढ़ने दो ना। अवनी ने जैसे डायरी का पहला पेज पलटा तो उसमें से एक तस्वीर नीचे गिर गई। अमन ने उसे उठाया। अरे यह तो हर्ष भाई का है। अवनी ने भी उस तस्वीर को देखा तो बोले, भाई की तस्वीर, यानी कि सुनैना के मन में उनके लिए कुछ फीलिंग है। पर तुमने तो कहा था
कि भाई ने जब उसे एक्सेप्ट ही करने से मना किया, तब भी उसके लिए तैयार हो गई। फिर यह क्या है? उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अमन भी अचरज में पड़ गया था। तो स्नेहा ने खुद ही भाई को इस रिश्ते से आजाद किया था। तो वो तो बस अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहा था उनको एक करने के लिए। अवनी ने कहा, कुछ तो है जो स्नेहा हम सबसे छुपाई है, और वह क्या है यह तो इस डायरी में पढ़ने से भी पता चलेगा। तो गाइस, आखिर इस डायरी में ऐसा क्या लिखा है, ये जानने के लिए आप अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।